हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीए का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले फार से चालू करेंगे। फार का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग होता है। फार सीपीए का एक मेन सब्जेक्ट है। सो 2025 से सीपीए में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले सिर्फ 4 फिक्स सब्जेक्ट थे, उसके बाद में 2025 जनवरी से एक फिक्स सब्जेक्ट जो बीईसी था उसको हटा के इलेक्टिव्स दिए हैं, लेकिन स्टिल फार, ऑडिट और बी रेग सेम सब्जेक्ट्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सो हम फार का डिस्कशन चालू करेंगे। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट। एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि सीपीए एक एडवांस्ड सर्टिफिकेशन है, एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वालिफिकेशन बेसिक्स ना टेस्ट करता है ना एक्सप्लेन करता है। सो आइडिया ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता हैं, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं जहां पे हम उसको काफ़ी डीप में कवर करेंगे, बैलेंस शीट को काफ़ी डीप में कवर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को काफ़ी डीप में कवर करेंगे। थोड़ा बहुत गवर्नमेंटल अकाउंटिंग होगी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, लेकिन वो बहुत एक छोटा पोर्शन है ओवरऑल कोर्स करिकुलम का। मेजर पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें कि इनकम स्टेटमेंट काफ़ी डेप्थ में टेस्ट किया जाता है, बैलेंस शीट काफ़ी डेप्थ में टेस्ट की जाती है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड काफ़ी सारे लाइन आइटम्स जो है काफ़ी डिटेल में टेस्ट किए जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिवेन्यू रिकॉग्निशन टेस्ट किया जाता है, चेंजेस इन इक्विटी टेस्ट किया जाता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट टेस्ट किया जाता है, वेरियस इन्वेस्टमेंट्स इन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज टेस्ट किया जाता है, इन्वेंट्रीज टेस्ट किया जाता है, वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, वेरियस मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, और इक्विटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कैसे होता है, बॉन्ड्स रीइंबर्समेंट क्या होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होते हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारे लाइन आइटम्स इनकम स्टेटमेंट के डेप्थ में टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे लाइन आइटम बैलेंस शीट के डेप्थ में टेस्ट होते हैं, एंड टॉप ऑफ दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो मैंने दूसरे टॉपिक्स बताए। सो हम जिस तरीके से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे वो ये रहेगा कि पहले हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एसईसी जो कि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन यूएस में है, ये इंडिया में जो सेबी है उसकी इक्विवेलेंट बॉडी है यूएस की। तो जितने भी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज होती है, ये उसका एक वॉचडॉग है, ओवरसीइंग अथॉरिटी है। सो एसईसी को हर लिस्टेड कंपनी अपने फाइनेंशियल्स एंड ऑफ द ईयर सबमिट करती है, अगेन यू नो फ्यू मंथ्स आफ्टर द ईयर एंड। सो यूजुअली यूएस में कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा पॉपुलर है। सो 80-90% कंपनीज कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, जनवरी टू दिसंबर। सो मोस्टली मार्च वगैरह में फाइलिंग्स होती हैं। सो एनुअल रिपोर्ट मार्च में एसईसी को फाइल होते हैं, और एसईसी के हिसाब से नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है कि भाई ये आपको सबमिट करने ही हैं, राइट। सो हम उसका डिस्कशन इस फर्स्ट चैप्टर में करेंगे एट अ हाई लेवल, यू नो आई कैन से कि हम एक हाई लेवल पे उसकी डिटेल्स लेंगे, फिर धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस चैप्टर में हम हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम को हम डिटेल में समझते जाएंगे। सो इस चैप्टर में हम आप ये सोच सकते हो कि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आपका कोर्स करिकुलम क्या होगा। हम ये समझेंगे कि अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, उनमें मेजरली हमें क्या देखना चाहिए या क्या इम्पोर्टेंट है, या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। धीरे धीरे हम उसकी डीप डाइव करेंगे, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके हर लाइन आइटम की, राइट। The idea is with this course and हिंदी lectures is कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंच सकूं। मैंने काफ़ी जब पिछले 10 सालों से जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि जो सीपीए करना चाहते हैं, यूएस कोर्सेज करना चाहते हैं, बट इंग्लिश वीक होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने पिछले 10 साल से सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर्स लिए हैं। ये पहली सीरीज़ है जहाँ पे मैं हिंदी में लेक्चर्स ले रही हूँ। इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे और सिंप्लीफाई करना चाहिए या और बेटर हिंदी बोलनी चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी, क्योंकि अदरवाइज आप एग्जामिनेशन में समझ नहीं पाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सो टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में मैं स्टिल यूज़ करूँगी, लेकिन इन केस अगर आपको और लगता है कि
ये बेटर हो सकता था, आप कमेंट्स में मुझे बताइए और मैं अपने अपने अगले वीडियोस में उस आपके इनपुट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करूंगी। सो इसी बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो इसके पहले कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करें, मैं आपको कुछ बॉडीज के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली बॉडी है एसईसी, जो मैंने अभी बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। दूसरी बॉडी है आईआरएस। आईआरएस स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। सो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स बॉडी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उसकी इक्विवेलेंट है। ये सेबी के इक्विवेलेंट है, राइट। सो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी इंडिया में करती है वही आईआरएस यूएस में करती है। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पास होते हैं वो कांग्रेस पास करती है, कांग्रेस यानी उनकी गवर्नमेंट पास करती है। उसके बाद में आईआरएस उसको अप्लाई करती है, राइट। लेटर ऑन इट्स अप्लाइड बाय आईआरएस। सो आईआरएस एक बॉडी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक श्योर करती है कि थ्रू आउट एप्लीकेशन हो रहा है। नए रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी चेंजेस होती है वो कांग्रेस करती है। जितने भी टैक्स से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है वो यूएस में एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट करके होता है। सो यूएस में ये सारा काम ट्रेजरी डिपार्टमेंट करता है, राइट। ये एक मिनिस्ट्री है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिया में बोल लीजिए, वैसे ट्रेजरी मिनिस्ट्री है जो सारे कांग्रेस जितने भी रूल्स रेगुलेशंस करता है उनको ये इनपुट्स वगैरह देते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। एंड ओवरऑल कांग्रेस के बाद में ट्रेजरी लुक आफ्टर करती है कि आईआरएस कैसा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, एसईसी कैसा कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम इधर ना उधर इनको रेफर करेंगे, राइट। 2-3 एक्ट्स हैं जो जैसे जैसे हम कंटेंट में प्रोग्रेस करेंगे मैं आपसे वो एक्ट्स भी शेयर करती जाऊंगी, सो दैट आप उसको थोड़ा सा पढ़ते जाओ। जितना ज्यादा आपको ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी होती है पता होगा उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा ओवरऑल पूरा समझने के लिए, राइट। सो गेटिंग स्टार्टेड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कौन कौन से यूएस एसईसी पूछती है, मांगती है एनुअल रिपोर्ट के साथ में। सो पहला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन, इसको हम बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, राइट। सो बैलेंस शीट एक ईयर एंड पे एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती है, राइट। सो मोस्टली बैलेंस शीट के लिए बोला जाता है कि इट इज अ फाइनेंशियल स्नैपशॉट। So when I say financial snapshot, that means कि एक particular point of time पे, जैसे मैंने पिक्चर क्लिक कर ली हो बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, वो मैं यहाँ पे डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, राइट। तो इसका प्लस बोलिए माइनस बोलिए ये होता है कि जैसे डेट चेंज होती है वैसे ही आपका ये फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी चेंज हो सकता है। सो 30th ऑफ दिसंबर को अलग बैलेंस शीट हो सकती है, 31st ऑफ दिसंबर को अलग बैलेंस शीट हो सकती है। बैलेंस शीट डे टू डे चेंज होगी, जैसे ये आपका चेक पास हो गया, आपका कैश बढ़ जाएगा, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल्स यानी डेटर्स भी उसको हम बोलते हैं, डेटर्स कम हो जाएगा, राइट। सो एक एक दिन में आपकी बैलेंस शीट चेंज हो सकती है ना, क्योंकि आप एक ट्रांजैक्शन आपका बैलेंस शीट चेंज कर सकता है। काफी सारी कंपनियां इस एस्पेक्ट पे भी प्ले करती हैं कि ठीक है मैंने एक नया ऑर्डर ले लिया, मैंने मुझे लेट्स से $2000 का एडवांस मिल गया, इस $2000 को मैं अपने एसेट में बुक कर लेता हूँ, राइट। लेट्स से मैं ये $2000 में अपने कैश में दिखा रहा हूँ, मेरा कैश बढ़ गया, राइट। सो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, कुकिंग ऑफ बुक्स बोलते हैं, जो कि अलाउड नहीं है फिर भी कंपनियां करती हैं। तो ये तो एक काफी बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल हो गया, कंपनीज काफी आगे हद तक बढ़ के इसको करती हैं, सो विच इज नॉट गुड। एंड जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, एम्बेजलमेंट्स होते हैं, हिस्ट्री में जितने भी हुए हैं आज तक कुछ ना कुछ मतलब अपनी बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए हुए हैं। सो एज ए ऑडिटर जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो सिर्फ बैलेंस शीट आपको पूरी कहानी नहीं बताएगी, आपको बैलेंस शीट सिर्फ फाइनल नंबर्स बताती है, राइट। कैश आपका अमाउंट, कैश का आया कैसे,
राइट आपने कौन कौन सी चीजें आपके कैश में इंक्लूड करी, आपने कौन कौन सी चीजें अपनी इन्वेंट्री में यूज करी, इन्वेंट्री की वैल्यू सही है या नहीं है, या इन्वेंट्री आपने काफी इन्फ्लेट करके रखी है, आपने अपने ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को राइट ऑफ नहीं किया है, राइट आपने अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ नहीं किया है, आपने अपनी लायबिलिटीज पूरी इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये सब काम जो कि एक ऑडिटर का होता है, जो हम ऑडिट जब कवर करेंगे तब हम देखेंगे कि ऑडिटर को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक श्योर कि कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज पूरी बराबर दिखा रही है। बट स्टिल लैप्सेस होते हैं, ऑडिटर की तरफ से भी होते हैं, कंपनी की तरफ से भी होते हैं, कुछ जान के होते हैं, कुछ बिना जाने होते हैं, अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल एरर्स। जब भी आप बैलेंस शीट देखते हो इसको आप बैकअप कर सकते हो इसकी अंडरस्टैंडिंग नोट्स टू फाइनेंशियल्स से। नोट्स टू फाइनेंशियल्स क्या करते हैं कि आपके बैलेंस शीट में जितने भी आपने डिस्कशन किया हुआ है, जितने भी आपने आइटम्स इंक्लूड किए, लेट मी रिफ्लेक्ट अ बैलेंस शीट, लेट मी प्रोजेक्ट अ बैलेंस शीट। ये एक सैम्पल बैलेंस शीट है। आपने कंपनी ने जितने भी आइटम्स अपने बैलेंस शीट में इंक्लूड किए हुए हैं, ये सिर्फ फाइनल आइटम्स कंपनीज प्रेजेंट करती है। उसका गैप में एक इनर कॉलम, एक आउटर कॉलम, जैसे इसमें प्रोविजन हो गया या आपके प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पीपीएनई बोलते हैं, इसमें डिप्रिसिएशन हो गया। हम अलग से इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं दिखाते हैं गैप में। यहाँ पे तो आपको सिर्फ फाइनल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको डिटेल्स मिलेंगी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब भी आप बैलेंस शीट देख रहे हो, जब तक आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देख रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब कैलकुलेशन कैसे हुआ है, राइट? आपने ये नंबर्स कहाँ से लेके आए हैं। आइडिया इज कि आप जब भी बैलेंस शीट देखते हो, इन डिटेल आप नोट्स भी देखो कि उनकी पॉलिसी क्या है इन्वेंट्री को लेके, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लाइफो यूज कर रहे हैं, फाइफो यूज कर रहे हैं, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, इसमें उन्होंने अलाउंस डाला है नहीं डाला है, इसमें भी अलाउंस डाला है नहीं डाला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को वैल्यू करने का उनका क्राइटेरिया क्या है। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल मिलेंगी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेट से देख रहे हैं, तो हमें नोट्स साथ में रेफर करना चाहिए, जो कि एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। देन कमिंग टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पे आप 4 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज बैलेंस शीट। सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि नेट इनकम एंड प्लस प्लस है, राइट? देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, राइट? और कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आते हैं, आई सेड कि इट इज नेट इनकम प्लस प्लस। जो प्लस प्लस है वो ये है कि हम नेट इनकम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद में एक सर्टेन कंपोनेंट होता है ओसीआई बोल के, जो हम यूजुअली अभी तक इंडेस में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन काफी नेसेंट स्टेज में है। इंडेस में आपने ये लाइन आइटम काफी देखा नहीं होगा, राइट? नेट इनकम के बाद हम ओसीआई को अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर जो नेट इनकम और ओसीआई का ऐड होके जो इवेंचुअल जो नंबर आता है, हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। नाउ काफी सारी कंपनीज इसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करती है, काफी सारी कंपनीज इसको 2 अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करती हैं। मेजरली हमारे पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एसईसी मांगता है वो 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन क्योंकि हम क्लब करके दिखाते हैं, एट टाइम्स इसको 4 भी बोल देते हैं। काफी कंपनीज इसको 4 स्टेटमेंट में प्रेजेंट करती है, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। आप सेम स्टेटमेंट में दोनों प्रेजेंट करो या अलग अलग में प्रेजेंट करो, बोथ आर एक्सेप्टेबल बाय गैप, बोथ आर एक्सेप्टेबल बाय एसईसी। अगर इन केस आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन यू नो दैट दे आर ब्रेकिंग इट अप अंडर नेट इनकम एंड ओसीआई, राइट? अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, राइट? इसको हम डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं कि नेट इनकम कैलकुलेशन एग्जैक्टली कैसे होगा। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ उनका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट देखेंगे कि भाई ऐसा आपको नेट इनकम दिखता है और ऐसे 10 लाइन आइटम होते हैं, ऐसे 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 हम रेवेन्यू से नेट इनकम की तरफ जाते हैं। तो हम एट अ हाई लेवल हम लेट्स से 5000 फीट अबव हम ऊपर जाके ऊपर से देख रहे हैं कि क्या होता है। धीमे धीमे हम उस पर हर टॉपिक में डीप डाइव करेंगे।
देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपका ओपनिंग इक्विटी एंड क्लोजिंग इक्विटी में चेंजेस कैसे आए, राइट। लेट्स से ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हो गई आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो इक्विटी का नंबर है वो कैसे चेंज हुआ है, आपने क्या नया इशू किया है, क्या आपने अपने मार्केट से अपनी परचेज की है, आपकी रिटेन अर्निंग्स जो कि जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं वो लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल कितनी है। सो बेसिकली हम ओपनिंग और क्लोजिंग के सारे नंबर्स मैप करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या हमारा इक्विटी बैलेंस पिछले साल से इस साल चेंज हुआ तो कैसे चेंज हुआ, किन किन रीजंस के वजह से वो चेंज हुआ है। सो ये चेंजेस मैप करता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देन जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट्स नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सो एज द वर्ड सजेस्ट, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगेन इसमें हम क्या मैप करते हैं कि हमारा जो ओपनिंग कैश बैलेंस है और जो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है इसको हम मैप कर रहे हैं एंड हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स से हमारा ओपनिंग कैश था $10,000, हमारा क्लोजिंग कैश है $50,000, तो ये यहां से ये यहां तक कैसे पहुंचा, राइट। अगेन इसको हम 3 मेजर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी आपका बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी करने की वजह से आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नेट कितना हुआ। फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं कि अगर आपने कैपिटल रेज किया है या आपने बॉन्ड रेज किया है या आपने बॉन्ड को रीपेमेंट किया है या आपने डिविडेंड पे किया है तो आपको ओवरऑल इसमें कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। देन फाइनली हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं कि कंपनी ने कितने स्टॉक्स खरीदने हैं अपने कैश को यूज करते हुए, या कंपनी ने कितने एसेट्स खरीदे हैं, कंपनी ने कितने एसेट्स सेल किए हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट, कितना प्रॉफिट या कितना इवेंचुअल लॉस हुआ है, ये सब इसका आपका इंक्लूड हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट। सो आपका कैश फ्लो तो हम मैप कर रहे हैं कि ओपनिंग 10 से क्लोजिंग 50 कैसे पहुंचा, लेकिन इसको हम ब्रेकअप करेंगे इन कंपोनेंट्स में एंड समझेंगे कि आपके ऑपरेशंस की वजह से कितना कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हुआ, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना नेट इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ एंड आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना नेट इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, राइट। सो इसको हम डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर में पूरा कवर करेंगे जिसमें हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम ये समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो अभी सिर्फ हम एक अगेन रिआइटरेटिंग हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड जैसा कि मैंने सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन बताया, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल्स में इंक्लूड होती है एट द अलॉन्ग विद द एनुअल रिपोर्ट। दूसरा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है MD&A। इसको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस बोलते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट पूरे साल भर का डिस्कशन करती है कि ओके हमने इतने ऑपरेशंस किए, इतने सेल्स किए, या इतनी ज्योग्राफी से हमने ऑपरेट किया, हमारे इतने स्टोर्स हैं, या हमने इतने नए स्टोर्स खोले या पुराने स्टोर्स बंद किए, अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स बंद किए, या हमारे इतने एम्प्लॉयज हैं, हमने नेचर के लिए इतना किया, ESG के लिए इतना किया। सो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर जितना कंपनी ने एंडेवर्स लिए हैं ओवरऑल वो डिस्कस करती है मैनेजमेंट कि ऐसे 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 हमने लेट्स से प्रॉफिटेबिलिटी 10% इंक्रीज की है, बॉटम लाइन इंक्रीज हुई है हमारी, हमने सोसाइटी के लिए किया है, वी हैव काइंड ऑफ मेड श्योर दैट हमने जो पोल्यूशन किया है हमने उसको कम किया है। सो बेसिकली ओवरऑल पूरा डिस्कशन मैनेजमेंट ने पूरे साल भर जैसे भी स्टीयरिंग किया है बिजनेस को उसका डिस्कशन करेगी, राइट। सो ये 2 आपके हो गए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट के साथ में जाते हैं। मैं एक स्टैंड अलोन लेक्चर लूंगी जहां पे मैं एक लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करूंगी। अभी हम सिर्फ बुकिश चल रहे हैं कि भाई ये फॉर्मेट होता है एंड ऐसे इनकम स्टेटमेंट बनता है, बट देन एक मेरा लेक्चर रहेगा जो आप जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट लुक आउट फॉर इट, जहाँ पे मैं एक रियल टाइम लिस्टेड फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करूंगी, उसके लाइन आइटम्स बताऊंगी, आपको पूरा एनुअल रिपोर्ट से एक बार गो थ्रू कराऊंगी कि ऐसे ऐसे आप एनुअल रिपोर्ट रीड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। सो कल जाके अगर आप एज अ CPA कहीं काम कर रहे हो, सो यू शुड बी एबल टू नो कि एक एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, राइट, उसका एनालिसिस कैसे होता है, किस चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें मोर इम्पॉर्टेंट है,
इवन फ्रॉम एन ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप आगे जाके अपने करियर में एक ऑडिटर बनना चाहते हो, सो हाउ एग्जैक्टली you should look out for reading the financial statement, और आप कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट। सो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन के अलावा भी काफ़ी कंपनीज को इंक्लूड करने होते हैं, जो जब हम एनुअल रिपोर्ट का डिस्कशन करेंगे तब कवर करेंगे। बट फ्रॉम फार एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम ऑडिट में काफ़ी कुछ कवर करते हैं कि कंपनी का ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट क्या है एंड कौन सा किस टाइप का ओपिनियन दिया है, अनक्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है या एडवर्स है या डिस्क्लेमर है, वो सब ओपिनियंस हम ऑडिट में डिस्कस करेंगे। सो अगेन रीआइटरेटिंग, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब तक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रीड करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स कैसे बनाए हैं। देन मूविंग अहेड, लेट्स टेक वन एमसीक्यू। एक हम एमसीक्यू लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फुल सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बेसिकली बैलेंस शीट है, सो विच इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो is also a part of cash financial statement. Then MD&A, ये पार्ट नहीं है क्योंकि हमने सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन में इसको काउंट किया है। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, राइट, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर इज MD&A, ये सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन है, राइट, जो हमने सिलेक्ट किया है। नाउ मेरा एक सेपरेट वेबिनार होगा, एक सेपरेट लेक्चर मैं कंडक्ट करूंगी जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, कितने घंटे का एग्जामिनेशन होता है, मार्क्स ब्रेकअप क्या है, आपको कैसे एग्जामिनेशन में एक के बाद एक टेस्टलेट करनी चाहिए, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए। सो काफी कुछ डिटेल्स में एक सेपरेट लेक्चर करूंगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन फॉर नाउ यू शुड नो कि आपको 5 टेस्टलेट आती हैं एग्जामिनेशन में। स्टार्टिंग की 2 टेस्टलेट एमसीक्यूज की होती हैं, टेस्टलेट 1 एंड 2, उसमें टोटल आपको 25 यानी 50 एमसीक्यूज आएंगे। फिर उसके बाद में टेस्टलेट 3, 4 एंड 5 में सिमुलेशंस आते हैं। सो सिमुलेशंस आप ऐसा समझ सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ एमसीक्यूज होता है जहां पे आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दिया जाएगा, उस बेसिस सिनेरियो पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये आपको सिमुलेशन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सो आपको 2, 3 और 2 ऐसे सिमुलेशन के अलग अलग टेस्टलेट आएंगे, यानी आपको पहले 25 एमसीक्यूज रहेंगे, फिर 25 एमसीक्यूज रहेंगे, फिर 2 सिमुलेशन, फिर वापस 3 सिमुलेशन, फिर 2 सिमुलेशन। सो ऐसे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। सो हम जब भी हम हमारे लेक्चर्स लेंगे तो उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करते जाएंगे। फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ कपल ऑफ चैप्टर्स मैं एक सिमुलेशन भी डिस्कस करूंगी, एक सिमुलेशन भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि वो एग्जैक्टली होता क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो एग्जामिनेशन में, राइट। फॉर नाउ वील लुक एट दिस एमसीक्यू। आपको 4 ऑप्शंस आएंगे। आप ये टेस्टलेट 1 में आप कितनी भी बार आगे पीछे जा सकते हो क्वेश्चंस चेंज करने के लिए, आपके आंसर अगर आपको चेंज करने हो तो, राइट। नाउ हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे ईच लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। सो बैलेंस शीट अ स्नैपशॉट इन टाइम, राइट। जैसे कि मैंने पहले बोला, इट्स लाइक अ फाइनेंशियल स्नैपशॉट, यानी एक पिक्चर हो गई, राइट, कि भाई इस पिक्चर में हमारा बैलेंस शीट का ये मेकअप था, ये हमारा करंट एसेट था, इतना हमारा करंट लायबिलिटी था, ये हमारा इक्विटी था, ये हमारा नॉन करंट एसेट था, राइट। सो ये एक स्नैपशॉट हो गया, ये एक पिक्चर हो गया कि आपने उस टाइम पे या आपके 31 दिसंबर पे आपके करंट एसेट सो एंड सो थे, करंट लायबिलिटी सो एंड सो थी। सो होता क्या है कि क्योंकि 30th दिसंबर को या 1 जनवरी को ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, राइट। अगर आपने कुछ कैश रिसीव किया आपके रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में, तो आपका रिसीवेबल्स का अमाउंट कम हो जाएगा, आपका कैश का अमाउंट बढ़ जाएगा, राइट। अगर आपको कुछ एडवांस मिल गया तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आपको नेक्स्ट ईयर उसकी सेल करनी है तो। सो जैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन होता है आपका बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपके अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे।
सो कंपनीज इस फैक्ट को लेवरेज करती हैं एंड अकॉर्डिंगली वो मैनिपुलेट करती हैं, काफ़ी कंपनीज मैनिपुलेट करती हैं अपने नंबर्स, क्योंकि फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी बॉडी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम वेरियस रिक्वायरमेंट्स, लेट्स से हमने डेट कवर्नेंट का देखा था, डेट कवर्नेंट बिकम्स पेएबल, राइट। अगर आपके पास में डेट है आपके बैलेंस शीट पे और आपने उसके कंप्लायंसेस, उसके स्टिपुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, तो वो पेएबल हो जाता है आपका डेट, आपको तुरंत उसको पे करना पड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं कि नहीं, राइट। तो जैसे आपका डेट पेएबल हो गया तो आपका नॉन करंट एसेट, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी आपकी करंट बन जाएगी, राइट। तो इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट दिस, कंपनीज अपना बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करती हैं ताकि वो एक अच्छी पिक्चर दिखा सके, लेट्स से बैंकर्स को, लेट्स से बॉन्ड होल्डर्स को, अगर कोई बॉन्ड ट्रस्टी है उसको, या तो फिर इन्वेस्टर्स को, राइट। सो इसीलिए काफी जरूरी है कि जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं, हम ना सिर्फ बैलेंस शीट देखें, हम उसकी अंडरलाइंग डेटा कैसे कैलकुलेट किया है वो भी देखें। इसलिए मैंने बोला कि हम नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है समझने के लिए कि हमारे नंबर्स क्या हैं, राइट ना। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। आपको इंडियन अकाउंटिंग में यूजुअली एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी बोला जाता है, बट गैप कंसिडर्स इक्विटी एज ए सेपरेट कंपोनेंट, कि एक सेपरेट कंपोनेंट है अपार्ट फ्रॉम लायबिलिटी। सो आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन हो जाती है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो आएंगे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स एक्सेट्रा, राइट। दे आर रिपोर्टेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, यानी सबसे लिक्विड एसेट सबसे पहले आएगा, सबसे इलिक्विड एसेट सबसे लास्ट में आएगा। इसलिए करंट एसेट में सबसे पहले कैश आता है, फिर उसके बाद में आपके रिसीवेबल्स आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट सब। जो सबसे पहले आपको एंड कैश हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सबसे पहले आएगा, जो ज्यादा टाइम लगाता जाएगा वो नीचे आता जाएगा, राइट। राइट हैंड साइड में हमने ये एसेट कहाँ से फाइनेंस किए, राइट, एसेट कहाँ से फाइनेंस किए ये हम समझ रहे हैं। सो आपके एसेट्स में आपके आपने एसेट्स जहां से फाइनेंस किए वो लायबिलिटी से फाइनेंस किए, इक्विटी से फाइनेंस किए, उसका परसेंटेज कितना था, 50-50 था, 60-40 था, क्या परसेंटेज था। तो ये हम एक लायबिलिटी साइड में जब हम देखते हैं बैलेंस शीट में तो वो हमें समझ में आता है। नाउ आप एक अगर बैलेंस शीट देख रहे हो तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन, आप क्या क्या उससे समझ सकते हो, राइट। पहली चीज तो हम लिक्विडिटी की पोजीशन समझ सकते हैं। लिक्विडिटी होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसको करंट रेशियो भी बोलते हैं, राइट। सो कंपनी का कितना करंट एसेट है, कितनी करंट लायबिलिटी, यूजुअली 2:1 अच्छा समझा जाता है कि $1 अगर आपके पास में लायबिलिटी है तो आपके पास में $2 उसको पे ऑफ करने के लिए एसेट है, राइट, करंट एसेट है। तो दैट्स कंसिडर्ड हैंडसम रेशियो। यूजुअली अक्रॉस इंडस्ट्री सेम नहीं रहता, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बेंचमार्क अगर हम बोल लें कि कि नॉर्मली एक्सेप्टेड रेशियो क्या है तो 2:1 एवरीबॉडी विल से, राइट। देन फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कुछ अनसर्टेन या अनप्रेडिक्टेबल रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी के पास में कितना रिसोर्स है कि वो उसको उस अनएक्सपेक्टेड नीड को मीट कर ले, राइट। यूजुअली ये आपका कैश डिसाइड करेगा, राइट। लेट्स से मार्केट क्रैश हो गया 20%, राइट। सो इन केस मार्केट 20% क्रैश हो गया तो क्या कंपनी के पास में पैसा है कि कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करके लेट्स से 6 मंथ तक इसको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, 6 मंथ में मार्केट रिकवर हो गया, कंपनी अपना पैसा वापस निकाल सकती है विथ प्रॉफिट। लेट्स से कंपनी गॉट अ 20% प्रॉफिट, राइट। सो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कंपनी के पास में कि वो अनफोर्सीन नीड्स को मीट कर पाए। यहाँ पे दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। हो सकता है कि देयर इज सम फायर, फ्लड, सम डैमेज इन द फैसिलिटी, प्लांट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के पास में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंपनी उन एक्सपेंसेस को, उन लॉसेस को कवर अप कर सके, राइट। देन वी हैव सॉल्वेंसी, ये होता है शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे their liabilities as and when they come due, right? इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी।
सॉल्वेंसी इज अबाउट लॉन्ग टर्म एबिलिटी। लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरीके से अपने एसेट्स को काम में लगा के, बिजनेस में लगा के, उससे प्रॉफिट जनरेट करके उसको अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकती है, ये हम बोलते हैं सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी एंड डेट पे एबिलिटी। राइट, अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही हम बैलेंस शीट में देखते हैं, हम बैलेंस शीट देख के समझ सकते हैं। राइट, सॉल्वेंसी अगेन कि भाई कंपनी का डेट कितना है, कंपनी का एसेट कितना है, राइट, नॉन करंट एसेट कितना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये आपको रिटेन्ड अर्निंग्स में पता चल जाएगी। राइट, जो इक्विटी पोर्शन में, इसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं, बट गैप में इसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। सो कंपनी के पास में कितनी नेट इनकम ऐड हुई है। राइट, तो ये सब चीजें हम एक बैलेंस शीट को देख के समझ सकते हैं। सो अगेन द रीजन वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि ये बैलेंस शीट है, व्हाट डज इट इंटेल, व्हाट डज इट इंडिकेट, या आप इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं, व्हाट सीम्स टू बी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो आप काफी कुछ एक बैलेंस शीट के नंबर्स को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी एक हेल्दी कंपनी दिख रही है या वो एक अनहेल्दी कंपनी है जो सून लिक्विडेशन की तरफ या डिसोल्यूशन की तरफ जा सकती है। राइट, नाउ हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में कि कंपनी के बैलेंस शीट में जो लेफ्ट हैंड साइड हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। राइट, सो सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। कैश तो हमें सबको पता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लेकिन जब हम कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो गैप के हिसाब से जितने भी कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट होते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, डेट इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी मेच्योरिटी पीरियड अगर 90 डेज से कम है, राइट, 90 डेज और लेस, वी कॉल इट एज कैश इक्विवेलेंट। मतलब 3 महीने में वो कैश में कन्वर्ट होने ही वाला है, इट्स एज गुड एज कैश, तो इसीलिए हम उसे कैश इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। राइट, देन वी हैव ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। राइट, हेल्ड टू मैच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज यानी आपका बॉन्ड या डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो गया, और हम इसे 3 क्राइटेरिया में क्लासिफाई करते हैं। सो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज तो हो गई आपकी सिक्योरिटीज जो कंपनी को शॉर्ट टर्म गेन करके एग्जिट करना है। राइट, इसको हम हेल्ड फॉर ट्रेडिंग भी बोलते हैं, HFT सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। देन एक अदर एक्सट्रीम हो गया हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इसको HTM भी बोलते हैं। हेल्ड टिल मैच्योरिटी यानी कंपनी ने लेट्स से एक 10 इयर्स का बॉन्ड खरीदा है, एंड जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाएगा कंपनी इन्वेस्टेड रहेगी, कंपनी को इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड कंपनी उसको अपने एसेट में रखेगी। नाउ ये हो गया आपका हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटी। देन इन दोनों के बीच का क्लासिफिकेशन होता है अवेलेबल फॉर सेल, यानी कंपनी जैसे ही इसको इस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल देखेगी कि ठीक है इसका काफी अप्रिसिएशन हो गया, डजंट फील सीम लाइक कि इसका और अप्रिसिएशन होगा, कंपनी सेल कर देगी। सो अवेलेबल फॉर सेल एज द वर्ड सजेस्ट, इट्स अवेलेबल फॉर सेल, जैसे ही इसका मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉइंट कंपनी को लगेगा कंपनी विल सेल इट ऑफ। सो आपका ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल हेल्ड टू मैच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज, राइट, जिसमें आपने कंपनी ने डेट में बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है। देन रिसीवेबल्स, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको हम डेटर्स भी बोलते हैं, राइट, बट आपको गैप में इसका टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स रिसीवेबल, AR, या तो फिर सिंपली पुट आपको रिसीवेबल्स करके दिखेगा। राइट, इन्वेंट्रीज, इसको आप क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते होंगे। राइट, मोस्टली जितने भी टॉपिक्स मैं अभी बोल रही हूँ इन सब का हम एक स्टैंड अलोन चैप्टर या हाफ अ चैप्टर डेडिकेटेड रहेगा जहां पे हम इसके कैलकुलेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो अभी हम ऊपर से उसको समझेंगे कि ये टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। जब हम अगले चैप्टर्स में प्रोग्रेस करेंगे तब हम इन लाइन आइटम्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सो आज का लेक्चर का एजेंडा ये है कि हम इन आइटम्स को ऊपर एक सुपरफिशियल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। Then we have prepaid expenses, right? Prepaid expenses, let's say for example insurance, आपने 30th of June को इंश्योरेंस पे किया,
राइट। आपने 30 जून को पे किया, ये आपकी कंपनी ने, तो आपने 6 महीने का एक्सपेंस आपका करंट ईयर का रहेगा और 6 महीने का आपने अगले साल का एक्सपेंस पे कर दिया है, राइट। सो ये जो 6 महीने का 6 मंथ्स का प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, इसे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपके बैलेंस शीट में पार्क होगा। नेक्स्ट ईयर जैसे ही ये एक्सपेंस कंपनी एग्जॉस्ट कर लेगी, ये बैलेंस शीट से हटके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस करके ये जो 6 महीने का हमने रखा पार्क किया है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। इनकेस वापस कंपनी नया ले रही है तो वापस 6 महीने का एक्सपेंस में जाएगा, 6 महीने का प्रीपेड में आएगा, राइट। देन सर्टेन इक्विटी सिक्योरिटीज, इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक पूरा डिस्कशन हमारा होगा कि इक्विटी सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग कैसे होती है, उनकी परचेज की जर्नल एंट्री कैसे होगी, और क्योंकि अब हम इक्विटी सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो हम परसेंटेज इन्वेस्टमेंट देखेंगे। डेट सिक्योरिटीज में हम परसेंटेज इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं। डेट सिक्योरिटीज में हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहती है। बट इक्विटी सिक्योरिटीज में हम ये देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी बात आ गई कॉमन स्टॉक की, राइट, कॉमन शेयर्स की बात होगी। सो क्योंकि आपको एक इक्विटी सिक्योरिटी आपको ओनरशिप देती है, राइट, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम देखेंगे कि कंपनी का ओनरशिप परसेंटेज कितना है, लेस देन 20% है, 20% टू 50% है, या मोर देन 50% है, राइट। बेसिस डिफरेंट क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। इसका जो हम बात कर रहे हैं वो लेस देन 20% जब इन्वेस्टमेंट होता है एक कंपनी का दूसरे कंपनी के कॉमन शेयर्स में, तब हम इसको बोलेंगे कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है ये, राइट। उस टाइम पे ये करंट एसेट में पार्क होगा, राइट। अब बात आती है नॉन करंट एसेट की। अब नॉन करंट एसेट ऑब्वियसली आपके जो करंट एसेट नहीं है उसे हम नॉन करंट बोलेंगे, या इन अदर वर्ड्स इट्स लॉन्ग टर्म, बट गैप की टर्मिनोलॉजी है नॉन करंट एसेट, राइट। यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गए, राइट, यानी आपका ये जो 20 to 50% का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का दूसरी कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटीज में, वो आ गया जो आपको कंट्रोल दे रहा है, राइट, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस दे रहा है या रिस्ट्रिक्टेड है। ये हम लाइक आई सेड एक सेपरेट चैप्टर लेंगे जिसमें हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट्स एंड फंड्स, देन पीपीएनई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह आ गए। इसमें इंटेंजिबल्स आएगा बाद में, सो आपके पेटेंट्स, गुडविल्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब कुछ यहाँ पे पार्क हो जाएंगे। देन एनी डेफर्ड टैक्स ना, गैप के हिसाब से, गैप में एक चेंज आया है 2-3 साल पहले ना, उसके हिसाब से हर डेफर्ड टैक्स वेदर इट इज एन एसेट और लायबिलिटी, राइट, टैक्स आप आज नहीं पे कर रहे हो, उसका बेनिफिट या तो आपको 2 साल बाद होने वाला है, या तो उसको आपको पे करने वाला है, पे करने की जरूरत आएगी 2 साल बाद, उसे हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। सो वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, इट हैज टू बी नाउ ट्रीटेड एज नॉन करंट एज पर एन अपडेट इन गैप। तो जो भी आपका डेफर्ड टैक्स होगा आपका करंट कभी नहीं होगा, हमेशा नॉन करंट होगा, आइदर एसेट और लायबिलिटी, राइट। सो आपके डेफर्ड टैक्स आ गए, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, नॉर्मल रिसीवेबल्स जो आपको अगले साल में मिल जाने वाले हैं वो आप रिसीवेबल्स में करंट में पार्क करोगे। आपके लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, राइट, लेट्स से बोइंग ने एक $20 मिलियन का क्राफ्ट सेल किया, उसे फिलहाल 5 मिलियन एडवांस में मिले हैं, राइट। अगर उसने डिलीवर कर दिया है उसे सिर्फ 5 मिलियन मिले हैं, और 5 मिलियन उसे 2 साल बाद, 15 मिलियन उसे 2 साल बाद मिलने वाले हैं, तो ये 15 मिलियन उसका लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स में आ जाएगा। अगर बोइंग ने डिलीवर नहीं किया है ये क्राफ्ट और उसे 5 मिलियन एडवांस मिला है, तो ये 5 मिलियन आपके लॉन्ग टर्म आपके लॉन्ग टर्म रिसीट में, आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में डेफर्ड रेवेन्यू करके आपके लायबिलिटी में पार्क हो जाएगा, राइट। अभी हम ये बोल रहे हैं कि बोइंग ने सेल कर दिया है, पोजेशन हैंडओवर कर दिया है अपने कस्टमर को, और उसे 5 मिलियन मिले हैं, 15 मिलियन नहीं मिले हैं। तो ये जो 15 मिलियन उसे 2-1 साल बाद मिलेंगे वो आपका लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स में पार्क हो जाएंगे, राइट। देन एनी काइंड ऑफ डेफर्ड चार्जेस, लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट्स, अगर कंपनी ने लेट्स से नाउ अगर हम कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं जिसने 5 मिलियन बोइंग को दिया है,
सो बोइंग के लिए ये जो बोइंग के कस्टमर के लिए ये जो 5 मिलियन उसने प्रीपेड एडवांस दिया है, वो बोइंग के कस्टमर के लिए ये एक लॉन्ग टर्म डेफर्ड चार्ज है, जो जब उसको क्राफ्ट डिलीवर हो जाएगा तब वो उसके एसेट में मूव ऑन हो जाएगा, राइट। अभी ये पार्क्ड रहेगा डेफर्ड चार्जेस में। ओके, देन मूविंग ऑन टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में आपकी करंट लायबिलिटी हम किसे बोलेंगे? नाउ फर्स्ट इज ऑर्डर, जो सबसे इमिनेंटली ड्यू रहेगा, जो सबसे क्लोजेस्ट ड्यू है कि भाई आपको आज से लेट से 10 दिन बाद आपकी वेजेस पे करनी है या सैलरी पे करनी है या टैक्स पे करनी है, आपके वेंडर का पेमेंट करना है, जो भी सबसे पहले होगा, जो उसका भी ड्यू सबसे पहले है वो सबसे पहले आएगा, राइट। जैसे जैसे जो चीज ज्यादा दिनों बाद ड्यू है वो आगे आपकी जाती जाएगी क्रोनोलॉजी में। फर्स्ट इज ट्रेड पेबल्स एज यू सी, देन आपका अक्रूड वेजेस, रेंट, रॉयल्टी, टैक्सेस, सारे एक्सपेंसेस जो भी आपके अक्रूड है जो आपको पे करने हैं वो आ गए। देन यू हैव अनअर्न्ड रेवेन्यूज, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जैसे हमने बोइंग का एग्जांपल लिया, राइट, 5 मिलियन और 15 मिलियन का, जब बोइंग को ये 5 मिलियन मिल गए हैं लायबिलिटी, राइट, जब बोइंग के पर्सपेक्टिव से ये 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। अगर वो सेम ईयर में डिलीवर करने वाला है, अगर नहीं करने वाला है तो यही 5 मिलियन लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अगर बोइंग 27 में, लेट्स से ईयर 2027 में, लेट्स से राइट नाउ वी आर इन 2026 में अगर बोइंग डिलीवर कर देगा ये, तो ये 5 मिलियन करंट आएगा। अगर नहीं करेगा तो यही 5 मिलियन नॉन करंट बन जाएगा, राइट। So unearned revenues, contract liabilities, right? Short term notes for capital asset, right? Short term notes वगैरह कंपनी को अगर कुछ पेबल है तो ये आपका अगेन करंट लायबिलिटी बन गया। Then current portion of serial bonds और long term debt। एक बॉन्ड अगर 10 साल का है, आप हर साल 10% उसको रिडीम कर रहे हो, तो हर साल जो आप 10% रिडीम करने वाले हो, क्योंकि वो आप अगले 12 महीनों में आप उसका पैसा दे दोगे, तो उसको हम नॉन करंट नहीं ट्रीट करेंगे, उसको हम ये जो 10% है इसको हम करंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप अगले 12 महीने में ये लायबिलिटी पे ऑफ करने वाले हो। इट्स नाउ नो मोर अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इट्स नाउ अ करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी आ गई करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देन कॉलेबल डेट फ्रॉम कवेनेंट वायलेशन। कंपनी ने बॉन्ड रेज किया है, बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक 2:1 डेट इज टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, राइट। इसलिए मैंने बोला कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल्स को विंडो ड्रेस करती हैं, राइट। एज विंडो, व्हेन आई से विंडो ड्रेसिंग, इट मींस कि वो ऐसा दिखाती हैं कि दे आर कंप्लायंट वेयर इन दे आर नॉट, राइट। जैसे हम विंडो ड्रेसिंग, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बाहर मैनेक्विन्स में काफी अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे रहते हैं, इट कुड बी कि हम अंदर जाने के बाद में हमें उनका कलेक्शन समझ में ना आए, पसंद ना आए, राइट। सो यही कंपनीज करती है, दे विंडो ड्रेस देयर फाइनेंशियल्स, दे कुक देयर बुक्स, काफी टर्म्स यूज होते हैं। आइडिया इज कि कंपनी वो दिखा रही है जो है नहीं, राइट। सो इन केस कवेनेंट वायलेशंस कंपनी करती है और बॉन्ड पेएबल हो जाता है, राइट, लेट्स से 2:1 डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी ने मेंटेन नहीं किया, फर्स्ट बॉन्ड रेस के बाद में कंपनी ने एक और बॉन्ड इशू कर दिया, तो इसका 2:1 लेट्स से 2.5:1 हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो, राइट। जैसे ही ये 2 से इंक्रीज होगा बॉन्ड पेएबल हो जाएगा तुरंत, राइट। सो कॉलेबल डेट फ्रॉम कवेनेंट वायलेशन, जैसे ही आपका कवेनेंट वायलेशन हुआ आपका डेट पेएबल हो जाएगा, क्योंकि आपका डेट पेएबल है, अब आपको पे करना है तुरंत, मे बी 1 महीना 2 महीने में, उसको आप करंट बोलोगे, उसको अब आप नॉन करंट डेट नहीं बोल सकते, राइट। अब आपके करंट लायबिलिटी में 2 चीजें एक्सक्लूड होंगी। हमने बोला था कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म डेट का करंट पोर्शन रहेगा उसे हम करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे, राइट। बट इन केस कंपनी के पास में ऐसा कोई लायबिलिटी है जो अगले 12 महीने में कंपनी को पे करनी है, लेकिन कंपनी उसको रीफाइनेंस करना चाहती है, लेट्स से बॉन्ड रीपेमेंट आ रहा है लेट्स से अगले मार्च या अप्रैल में, बट कंपनी चाहती है उसको और 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दे, या कंपनी का कोई
टर्म लोन चल रहा है बैंक में और कंपनी बैंक से बात करके उसे वापस 3 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहती है, एंड कंपनी के पास में उतनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंपनी उसे एक्सटेंड कर सके। सो इन केस देयर आर टू थिंग्स, कंपनी का इंटेंशन है उसको वापस रीफाइनेंस करने का और कंपनी की एबिलिटी है, दोनों चीज होनी चाहिए, इंटेंशन और एबिलिटी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो डेट करंट नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू टू बी नॉन करंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, सो क्वेश्चंस अगर आपको इसमें आते हैं कि कंपनी इंटेंड्स टू रीफाइनेंस बट कंपनी डज नॉट हैव द फाइनेंशियल एबिलिटी, सो सिंपली पुट एबिलिटी नहीं है तो वो करंट बन जाएगा, इंटेंशन और एबिलिटी दोनों है तभी वो नॉन करंट रहेगा। राइट, ना हम समझेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग, सो आपने वर्किंग कैपिटल तो टर्म काफी बार सुनी होगी। फॉर्मूला वाइज काफी इजी फॉर्मूला है, आपके टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। राइट, ना इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल क्या है, बिजनेस के हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, लायबिलिटीज जैसे जैसे जो हमारे वेंडर्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए, डेली एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, राइट, वो सब पे करने के लिए कंपनी के पास में इनफ कैश होना चाहिए जो कंपनी यूज कर सके। राइट, सो अगेन कंपनी के पास में अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है देन कंपनी क्या करेगी, अपने एसेट से जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको यूज करना चाहेगी, विच इज नॉट गुड फॉर बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म। सो अ गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेसिस की कंपनी को कितनी जरूरत पड़ रही है, कंपनी का करंट एसेट कब आपका रिसीवेबल्स कब कैश में कन्वर्ट हो रहा है या आपकी इन्वेंट्री कब कैश में कन्वर्ट हो रही है। राइट, उस बेसिस पे कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हे मेरे लिए लेट्स से $50,000 इज अ गुड अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड आई नीड टू मेंटेन दिस। राइट, बेसिस कंपनीज ओन रिक्वायरमेंट, बेसिस कंपनी स्केल ऑफ ऑपरेशन, दे विल डिसाइड कि विच अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज गुड। उसके बाद का जो ओवर जो बफर रहता है कंपनी नॉन करंट में इन्वेस्ट कर सकती है कि ठीक है आई ओनली नीड 50,000, लेट्स से 70,000 रख के बाकी का रिमेनिंग अगर लेट्स से 30,000 बफर है तो उसको आप किसी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह में डाल सकते हो। राइट, जो आपको ज्यादा रिटर्न देगी। राइट, करंट एसेट आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे, सो इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क ये हो जाएगी कि आपने अगर 50,000 रिक्वायर्ड है, आपने 50,000 ही रखा, बाकी का 50 आपने लॉन्ग टर्म में डाल दिया, तो इन केस देयर इज एनी अर्जेंट नीड आप वो निकाल नहीं पाओगे। राइट, तो आपको लॉस होगा। आपने 70 रख लिया, आपने 30 लॉन्ग टर्म में डाल दिया, तो इन थोड़ा भी बफर हो मतलब ऊपर नीचे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, यू विल हैव दैट बफर। राइट, सो इट्स मोर, ये अलग अलग डिफरेंट वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज हैं जो हम अगेन डिस्कस करेंगे, बट देन वी हैव समथिंग नोन एज अ मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, एक कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी होती है और अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी होती है। मॉडरेट में लेट्स से आप 50-50 रख रहे हो, राइट, 50,000 आपको जरूरत है, आप 50,000 रख रहे हो। कंजर्वेटिव में आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, यू आर लाइक कि भाई मैं 70 रखूंगा, भले ही मुझे 50 की जरूरत क्यों ना पड़े। अग्रेसिव आप भाई 40 रख रहे हो, ये नहीं भाई इसके साथ में हम डिस्कशन कर लेंगे, बात कर लेंगे, 10 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। राइट, ये हुई आपकी अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। आपको जरूरत 50 की है, राइट, लेट्स से मंथली आपको $50,000 की जरूरत पड़ती है। सो ये डिफरेंट वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज है, मॉडरेट, कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव। बेसिस कंपनी मतलब किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करना चाहती है, कंपनी विल डिसाइड। बाकी का जो पैसा रहेगा कंपनी विल इन्वेस्ट इन नॉन करंट एसेट, लाइक एसेट की स्टॉक्स में डाल दिया, किसी एसेट में डाल दिया, ऑल दैट। ना हमारा नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है? नॉन करंट लायबिलिटीज हैं आपकी नोट्स एंड बॉन्ड्स जो आप 1 साल बाद में पे करोगे। लीज लायबिलिटीज, सो लीज गैप के हिसाब से एक कैपिटल लीज होती है एंड देन एक ऑपरेटिंग लीज होती है। राइट, इसका भी हम अलग से पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन गैप में जो भी चेंजेस आए हैं स्टैंडर्ड्स में इन द पास्ट फ्यू इयर्स, भले ही वो ऑपरेटिंग लीज क्यों ना हो, भले ही वो कैपिटल लीज क्यों ना हो, इसकी लायबिलिटी नॉन करंट में ही जाएगी। राइट, देन
रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सो लेट्स से कंपनी के पास में वर्कफोर्स है, उनकी ग्रेचुटी कंपनी कलेक्ट कर रही है, या उसके अलावा कुछ एन्युटी बेनिफिट्स वगैरह कंपनी देने वाली है और कंपनी इस पूरा मैनेज कर रही है, तो वो पूरा जो भी कंपनी ने कलेक्ट किया है एम्प्लॉइज के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, वो ऑब्लिगेशन सारी हमारी नॉन करेंट पार्क होगी, राइट, बिकॉज इट्स एट अ लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम। देन वारंटी ऑब्लिगेशंस, अगर कंपनी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है जो कंपनी को वारंटी देनी है, लेट्स से टोस्टर सेल किया कंपनी ने, रेफ्रिजरेटर सेल किया, एंड कंपनी ने बोला कि भाई 2 साल तक कुछ भी होगा तो वी विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग, सो कंपनी को एक साइड में करके रखना पड़ेगा एक सर्टन चंक ऑफ इट्स रेवेन्यू, इसको हम प्रोविजन बोलेंगे। सो जितने भी कंपनी की ऑब्लिगेशंस होंगी कि भाई लेट्स से कंपनी का एस्टिमेट के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से 20% वारंटी ऑब्लिगेशंस आती हैं, तो ये जो 20% वारंटी ऑब्लिगेशंस रहेंगी वो कंपनी एक नॉन करंट लायबिलिटी करके अपने बुक्स में मेंटेन करेगी कि भाई इतना एक्सपेंडिचर मुझे आएगा, इतना मुझे ऑब्लिगेशन है वारंटी सर्विस देने की। देन एडवांस फॉर नॉन करंट कमिटमेंट्स, सो जैसे हमने बोइंग का डिस्कस किया था कि अगर 5 मिलियन के लिए बोइंग अगले साल वो डिलीवर करने वाला है तो वो करंट पोर्शन में हो जाएगा, 27 में अगर डिलीवर करेगा बोइंग तो ये 5 मिलियन आपका करंट ऑब्लिगेशन हो गया। बट अगर सेम चीज बोइंग लेट्स से 29 में डिलीवर करने वाला है तो ये 5 मिलियन आपका उस टाइम पे ये नॉन करंट हो गया, एडवांस फॉर नॉन करंट कमिटमेंट, कंपनी की लायबिलिटी है, राइट। देन डेफर्ड रेवेन्यू नॉन करंट, कंपनी ने कुछ एडवांसेस रिसीव किए हैं जिसके लिए कंपनी ने, सो दीज टू आर प्रीटी सिमिलर, राइट, कंपनी ने एडवांसेस रिसीव किए हैं जो कंपनी ने अभी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है, कंपनी 12 महीने के बाद में डिलीवर करने वाली है, दैट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू नॉन करंट। ये भी अगर कुछ कंपनी ने अगर कुछ कमिटमेंट्स किए हैं जिसके लिए पैसा ले लिया है लेकिन अभी कंपनी अपना कमिटमेंट अभी नेक्स्ट 12 मंथ्स में परफॉर्म नहीं करेगी, आफ्टर 12 मंथ्स, तो ऐसा कुछ अगर डिफरेंट देन सेल है देन you'll have advances for non-current commitments and deferred revenue, but they are very pretty overlapping concepts, right, pretty almost similar. Then you have deferred tax liability, जैसा मैंने बोला non-current asset में deferred tax asset, similarly deferred tax liability, अगर कंपनी ने कुछ टैक्स कंपनी के हिसाब से कम पे किया है, लेट्स से कंपनी के हिसाब से मुझे 20,000 टैक्स देना था बट मैंने ओनली पे किया 18,000, तो ये जो 2,000 का जो डेफर्ड टैक्स है इसे मैं नॉन करंट पोर्शन में पार्क करूंगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मेरे हिसाब से मेरी लायबिलिटी बनती है IRS को देने की $2,000 और, सो ये $2,000 में नॉन करंट लायबिलिटी में पार्क करूंगी, राइट। नाउ ये एक सैंपल बैलेंस शीट है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हम इसके काफी सारे पोर्शंस इंडिपेंडेंट चैप्टर में कवर करेंगे, तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, राइट। सो जस्ट स्टे विथ मी, जस्ट लेट्स गो थ्रू द फ्लो, हम एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमने डिस्कस किया, अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, accounts receivable AR, notes receivable, inventories, prepaid expenses, this gives you total current asset, right, 760,000 का total current asset है। then equity method investment जो हमने बोला कि stock investment 20 to 50% में है वो, right, PP&E plant property and equipment minus accumulated depreciation, ये एक आपका माइनस फिगर हो गया। मोस्टली आप रियल टाइम लिस्टेड कंपनीज की जो एनुअल रिपोर्ट है जिसमें जो फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करते हैं उसमें ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपको सीधे 1 मिलियन माइनस 85,000 वाली फिगर दिखेगी, राइट। देन गुडविल आपका इंटेंजिबल, दिस गिव्स यू टोटल नॉन करंट, एंड देन फाइनली टोटल एसेट जो एडिशन है इस इन दोनों का, राइट, 760 और 1040, राइट। देन यहाँ पे लाइबिलिटीज, अकाउंट्स पेएबल, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट, नोट्स पेएबल में कुछ इंटरेस्ट पेंडिंग है वो अक्रूड इंटरेस्ट आ गया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो हमने डिस्कस किया, अक्रूड सैलरी एंड वेजेस, इनकम टैक्सेस पेएबल, ये हो गई आपकी टोटल करंट लायबिलिटी। देन ये नॉन करंट लायबिलिटी चालू हो गई, बॉन्ड्स पेएबल, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेएबल, एम्प्लॉय रिलेटेड ऑब्लिगेशंस जो हमने अभी डिस्कस किया,
डेफर्ड इनकम टैक्सेस, ये हो गया आपका टोटल नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये टोटल करेंट, टोटल नॉन करेंट 39610 लगभग 1 मिलियन। टोटल लायबिलिटी हो गई आपकी $1 मिलियन। उसमें हमने कॉमन स्टॉक यानी इक्विटी के कंपोनेंट्स ऐड किए। कॉमन स्टॉक एपिक, एपिक इज नथिंग बट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम है ये, राइट। इसका फुल फॉर्म है एडिशनल पेड इन कैपिटल, और ये आपका अक्यूमुलेटेड ओसीआई हो गया। सो जब नेट इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे तब इसको हम और डिटेल में करेंगे, बट जो नेट इनकम का पोर्शन है वो आपका रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है, और जो ओसीआई का पोर्शन है, जो हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात की, उसका जो टोटल बैलेंस है वो ओसीआई, अक्यूमुलेटेड ओसीआई में जाके ऐड होता है, राइट। रिटेन अर्निंग्स, सेल्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हम इंडियन अकाउंटिंग में हम यूज टू हैं, गैप में इसको हम सेम चीज को रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, राइट। सो 800,000, सो टोटल 1 मिलियन प्लस 800,000, 1.8 मिलियन आपका टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी हो गया, जो आपका नाउ एग्जामिनेशन में आपको सिमुलेशन आ सकते हैं जहां पे वो आपको बैलेंस शीट बनाने बोल सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पूरा स्क्रैच से बोलेंगे कि भाई पूरी बैलेंस शीट बनाओ, पूरी बैलेंस शीट टैली करो। इसमें से आपको लेट्स से वो 50% अमाउंट डाल के दे देंगे, 50% मिसिंग रहेगा, उसको आपको एक सिमुलेशन में जैसे एग्जिबिट्स रहते हैं, जैसे एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, यानी एक एग्जिबिट में ट्रायल बैलेंस आ गया, एक एग्जिबिट में आपको मशीनरी का स्केड्यूल आ गया, एक एग्जिबिट में आपको कंपनी का पूरा कैश रजिस्टर आ गया, राइट। सो ऐसे आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में से आपको इन्फॉर्मेशन देख के सबको टैली करके फिर यहाँ पे लेट्स से आपको प्लग इन करना है 165,000, भाई मेरा AFS डेट सिक्योरिटी अमाउंट इज 165, सो दैट्स हाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट। लाइक आई सेड, हम सिमुलेशंस की भी प्रैक्टिस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे एक चैप्टर खत्म होता जाएगा हम सिमुलेशन सॉल्व करेंगे, ताकि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू चांस कि भाई आप एग्जाम में जाओगे तो आप सॉल्व करोगे, नहीं, विल प्रैक्टिस एवरीथिंग, आई विल मेक श्योर कि आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। एक हम MCQ लेते हैं, एन ऑब्लिगेशन कॉलेबल बाय द क्रेडिटर ड्यू टू अ कवेनेंट वायलेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया, एट द बैलेंस शीट डेट इज क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज नॉन करंट सिंस इट इज इन ड्यू येट। हमने बोला कि कवेनेंट वायलेशन हो गया है, पे करना पड़ेगा, तो उसको हम नॉन करंट तो बोल ही नहीं सकते, वो करंट हो जाएगा, राइट। सेकेंड इज करंट रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट टू रीफाइनेंस, राइट। अब ये सही है क्योंकि रीफाइनेंस का इंटेंट हो या ना हो, वो हो चुका है आपकी करंट लायबिलिटी, उसको आपको भी पे करना पड़ेगा, सो दैट इज करंट। एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैलेंस शीट एंटायरली, ये तो ऑस्ट्रिच जैसी बात हो गई कि आपने, या बिल्ली की बात हो गई कि आपने एकदम आंख ही बंद कर ली, right? So that's not the way, that's not the way to go about it. You cannot remove it from the balance sheet. वो आपका non current liability थी जो current हो चुकी है, right? Part of equity, वो equity भी नहीं होगी, वो liability थी और liability ही रहेगी, हाँ वो non current से current जरूर हो जाएगी। So that leaves us with B, which is current regardless of intent to refinance, right? So ये हमारा पूरा डिस्कशन था बैलेंस शीट के बारे में। आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट्स नीचे डाल के पूछिए कि ये चीज मुझे मैम समझ में नहीं आई, या अगर अच्छे से समझ में आई है तो भी मुझे बताइए कि ये डिस्कशन हमें अच्छा लगा एंड वी कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इन केस आपको और कुछ जानना है, आपके और कुछ कमेंट्स है, आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंगली आई विल इंट्रोड्यूस न्यू वीडियोस टू हेल्प यू मेक यू अंडरस्टैंड एंड सो दैट आप अपना CPA एग्जामिनेशन क्लियर कर सके। सो ये पहला लेक्चर है, हम इस सीरीज में काफी और लेक्चर्स लेने वाले हैं। स्टे विथ मी एंड लेट मी नो योर फीडबैक कि आपको ये लेक्चर, ये हिंदी की सीरीज कैसी लग रही है CPA की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कीप लर्निंग।